एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपना स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 10th लेक्चर है। बाकी के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम 9th लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आप अपना स्कोर देख सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमेना इज नोन एज। बताना है आपको कि स्पीकर अगर एक मेंबर को चुप करा के दूसरे मेंबर को बोलने की अनुमति देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये 2000 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन ए है डेकोरम, बी है क्रॉसिंग द फ्लोर, सी है इंटरपेलेशन एंड डी है यील्डिंग द फ्लोर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जो ये टर्म्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे फैक्चुअल सवाल यूपीएससी पूछती है और स्टेटमेंट में भी बना के पूछ सकती है। इसका आंसर है डी, यील्डिंग द फ्लोर। अगर स्पीकर किसी एक मेंबर को चुप करा के दूसरे मेंबर को बोलने की अनुमति देते हैं तो उसे हम कहेंगे यील्डिंग द फ्लोर। तो इसे आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लेते हैं। यील्डिंग द फ्लोर को हमने समझ लिया। दूसरा है डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है कंटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। मतलब यह है कि पार्लियामेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी बेसिक रूल फॉलो करने की आवश्यकता होती है उनको फॉलो करना। तो यह हो गया हमारा डेकोरम। तीसरा है क्रॉसिंग द फ्लोर। इसका मतलब यह होता है कि किसी आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रॉसिंग द फ्लोर। कोई भी मेंबर अपनी पार्टी की बात ना मानते हुए किसी और चीज को वोट करता है जो पार्टी लाइन से अलग है तो उसको हम कहेंगे क्रॉसिंग द फ्लोर। तीसरा है मतलब चौथा है इंटरपेलेशन, जिसका मतलब है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछना पॉलिसी के बारे में और किसी एक्ट के बारे में। अब पार्लियामेंट में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो उनसे अगर कोई और मेंबर कुछ सवाल पूछता है, उनको पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरपेलेशन। समटाइम्स ये नो कॉन्फिडेंस के कारण भी आता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कारण भी यह प्रक्रिया आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे कभी भी यूपीएससी सवाल पूछ सकती है और पास्ट में भी पूछ चुकी है। तो इन सारे टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट के फंक्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को जान लेते हैं। पहला टर्म है समनिंग। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के हाउस को बुलाते हैं मिलने के लिए, जिसे कहा जाता है समन करना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक सेशन से दूसरे सेशन का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर हाउस को एक बार जरूर बुलाना है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यह नेसेसरी है। वैसे हमारे यहां 3 बार साल में सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक होता है बजट सेशन जो फरवरी से मई होता है, फिर होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर होता है, और तीसरा होता है विंटर सेशन जो कि नवंबर से दिसंबर होता है। सेशन का मतलब होता है कि हाउस की जो पहली मीटिंग होती है और जब तक उसका प्रोग्रेशन नहीं होता है उसके बीच के टाइम को हम सेशन कहते हैं, और प्रोग्रेशन से लेकर के नेक्स्ट सेशन शुरू होने के पहले तक के बीच के टाइम को रिसेस कहते हैं। तो इन दोनों टर्म को आप ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे टर्म हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जब भी हाउस का सेशन चल रहा होता है तो हर दिन हाउस मिलती है और उस दिन बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। हमारा अगला टर्म है एडजॉर्नमेंट। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं, और जो मीटिंग्स होते हैं उसमें डिफरेंट सिटिंग्स होते हैं। दिन भर में 2 सिटिंग होता है। एक मॉर्निंग सिटिंग जो कि 11 से 1 बजे तक होता है, और दूसरा होता है पोस्ट लंच सिटिंग जो कि 2 से 6 बजे के बीच होता है। यह जो सिटिंग होता है इसे जब टर्मिनेट किया जाता है तो इसे टर्मिनेट एडजर्नमेंट की मदद से किया जा सकता है, एडजर्नमेंट साइन डाई की मदद से किया जा सकता है, प्रोग्रेशन की मदद से किया जा सकता है, और डिसोल्यूशन की मदद से किया जाता है। अभी हम एडजर्नमेंट को समझते हैं। जब हाउस को एक फिक्स टाइम के लिए एडजर्न किया जाता है, आइदर किसी सम वीक के लिए, किसी आवर के लिए, या कुछ घंटों के लिए, तो इन सब को हम कहेंगे एडजॉर्नमेंट। तो इसे आपको ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे टर्म है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये एडजॉर्नमेंट जो है ये एडजॉर्नमेंट साइन डाई से डिफरेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला टर्म है प्रोरोगेशन। जब हाउस का बिजनेस किसी एक सेशन में कंप्लीट हो जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस को एडजर्न साइन डी डिक्लेयर कर देते हैं। इसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं प्रोग्रेशन के लिए। मतलब यह होता है कि हाउस इस समय रिसेस में रहेगा। यह प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अगला है कोरम।
कोरम का मतलब है एक मिनिमम नंबर चाहिए हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, और वह डिसाइड किया गया है 1/10। अगर 1/10 नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हाउस का बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए 55 मेंबर का होना जरूरी है और राज्यसभा के लिए 25 मेंबर। अगर कोरम नहीं है, 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आइदर हाउस को एडजर्न कर सकते हैं या हाउस की मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, या उनके पास पावर है। तीसरा है एडजर्नमेंट साइन डाई। हमने इसके बारे में ऊपर बहुत सुना, अब इसके बारे में जानते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई जो है वो होता है हाउस की सीटिंग अगर इंडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दी जाए। एडजर्नमेंट में क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए टर्मिनेट की जाती है, और एडजर्नमेंट साइन डाई में कोई डिफिनिट पीरियड नहीं होता है। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि जब हाउस का बिजनेस कंडक्ट हो जाए, किसी सेशन में खत्म हो जाए, तो उसके बाद एडजर्नमेंट साइन डाई वो कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी कभी भी इनसे सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपका पहला स्टेटमेंट है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोगेशन। सेकेंड है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए यहां दो टर्म है, एक है प्रोगेशन, दूसरा है डिसोल्यूशन। प्रोगेशन अभी हमने डिस्कस किया कि जब एक सेशन का टाइम खत्म होता है तो उसे हम प्रोगेशन कहते हैं, और डिसोल्यूशन नहीं होता है। और पूरे लोकसभा का अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों को आपको समझना है। ये 2016 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। जब हाउस के एक सेशन का बिजनेस खत्म होता है तो उसके बाद बिल लैप्स नहीं होता है, उसे अगले सेशन में टेबल किया जा सकता है। लेकिन जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो बिल लैप्स कर जाता है, अगर वह लोकसभा से पास हो रखा है तो। लेकिन अगर वह राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में पास नहीं हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा। तो बी स्टेट जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। डिसोल्यूशन को समझ लेते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, और हर जनरल इलेक्शन के बाद नए लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा दो तरह से डिसॉल्व हो सकता है, एक है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, मतलब अगर उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए तो अपने आप उसका टर्म खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो लोकसभा के कार्यकाल चलने के बीच में उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास यह डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ अगर एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो वो इररिवोकेबल है, उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा अगर डिसॉल्व होता है तो लोकसभा के पटल पे जो भी मोशंस होते हैं, जो भी रिजोल्यूशन होते हैं, नोटिसेज होती हैं, पिटीशन होते हैं, वो सब लैप्स कर जाते हैं। बस कुछ बिल लैप्स नहीं करते हैं, उसे हम आगे समझते हैं कि किस परिस्थिति में बिल लैप्स हो जाते हैं और किस परिस्थिति में वो लैप्स नहीं होते हैं। अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है, आइदर वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या राज्यसभा से पास होकर के आया है, तो ऐसे बिल लैप्स हो जाते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज। अगर बिल लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। तीसरा है अ बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स। मतलब यह है कि बिल में डिसएग्रीमेंट है और दोनों हाउसेज ने उसे पास नहीं किया है और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन के लिए बुलाया है लोकसभा लैप्स होने से पहले, वैसे बिल भी लैप्स नहीं होंगे। अगला है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन द लोकसभा डज नॉट लैप्स। मतलब यह है कि बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, वहीं पे है, अभी वहां पास नहीं हुआ है और लोकसभा में भी नहीं भेजा गया है, तो वैसे बिल लैप्स नहीं होंगे। फिर अगला है अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट टू द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। मतलब दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया है और प्रेसिडेंट ने अपना भी एसेंट नहीं दिया है, तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं होगा। अगला है अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउसेज डज नॉट लैप्स। मतलब कि पहले हाउस ने बिल को पास कर दिया था, प्रेसिडेंट के पास वह गया और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए उसे लौटाया है, ऐसे बिल भी लैप्स नहीं होंगे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
पहला स्टेटमेंट है अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। पहले स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा पटल पे रखा जा सकता है, इलेक्टेड मेंबर के द्वारा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है कि अभी हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। ये 2017 का सवाल है, आपको बताना है। अच्छा सवाल है। जो ये पहला स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि इलेक्टेड मेंबर को ऐसा अनुमति नहीं होगा कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लाए? ये अपने आप में लॉजिकली गलत हो जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जो सेकंड में आपका स्टेटमेंट है ये भी गलत है, बिकॉज जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है वो 1970 में हुआ है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड एक बिल था तो वो पास हुआ था, और अब तक बस 14 प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पास हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बिल को समझते हैं। हाउस में लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी प्रपोजल होता है उसे हम बिल कहते हैं। जब यह पास हो जाता है तब जाके यह लॉ बनता है या एक्ट बनता है। इस बिल को दो तरह से रखा जा सकता है। एक है पब्लिक बिल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, दूसरा प्राइवेट बिल जो कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है। पब्लिक बिल जनरली मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो प्राइवेट बिल है वो मिनिस्टर के अलावा अगर कोई और इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है जो ये पब्लिक बिल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करता है, और जो प्राइवेट बिल है वह यह बताता है कि किसी पार्टिकुलर मैटर पे अपोजिशन का क्या ओपिनियन है। इसके बाद जो पब्लिक बिल है वो पार्लियामेंट में उसके पास होने की संभावना ज्यादा होती है, बिकॉज सरकार उनकी होती है और उनके मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं, तो इट्स हाईली लाइकली है कि वो जल्दी से पास हो जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट बिल है उसके पास होने की संभावना काफी कम होती है। अगर पब्लिक बिल पास नहीं हो पाता है तो सरकार में पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, यह दर्शाता है। लेकिन अगर प्राइवेट बिल पास नहीं होता है तो इसका पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे कोई इंप्लीकेशन नहीं आता है। पब्लिक बिल को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है हाउस में तो 7 डेज का नोटिस देना होगा, लेकिन प्राइवेट बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो पब्लिक बिल है उसे कंसर्न डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करता है, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके। लेकिन प्राइवेट बिल को ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिकुलर मेंबर की होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में, इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपका अगला सवाल है व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। आपका ऑप्शन ए है अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बी है 3/4 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज, एंड डी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। आपको यह बताना है कि अगर किसी बिल को ज्वाइंट सिटिंग के लिए भेजा जाता है तो उसकी वोटिंग प्रक्रिया क्या होती है, कैसे वह पास होता है। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कॉमन सेंस आप यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग सिंपल मेजोरिटी से वह पास होगी। तो आपका ऑप्शन ए है, इसे आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को समझते हैं। 2 ओकेजन्स पे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं। एक, जब प्रेसिडेंट हाउस को स्पेशल एड्रेस कर रहे होते हैं तब। ये कब होता है? जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली लोकसभा की मीटिंग होती है उस समय प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं ज्वाइंटली। दूसरा, हर साल का जो पहले सेशन का पहला दिन होता है उस समय भी प्रेसिडेंट हाउस को ज्वाइंटली एड्रेस करते हैं। फिर होता है अगर किसी बिल पे डेडलॉक हो गया है और उसे रिजॉल्व करना है तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, या आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब डेडलॉक की सिचुएशन कब बन सकती है हाउसेस के बीच? अगर एक हाउस ने बिल को पास कर दिया और दूसरे हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है, दूसरे हाउस ने पहले हाउस को कुछ सजेस्ट किया कि इसमें आप अमेंडमेंट कीजिए तब हम इसे पास करेंगे, और पहले हाउस अमेंडमेंट के लिए रेडी नहीं है तो फिर डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है। तीसरा है, किसी हाउस में बिल भेजा गया और भेजने के 6 महीने के बाद तक हाउस से वह पास नहीं हुआ तो ऐसा माना जाता है कि यह भी डेडलॉक की सिचुएशन है। इस केस में ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है। ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाते हैं, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को ज्वाइंट सेशन के लिए। और ज्वाइंट सेशन में हमेशा ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल इनके बारे में बात होती है। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा सेपरेट हाउस में पास होता है और मनी बिल भी हमेशा, कभी भी ज्वाइंट सेशन इनके लिए नहीं बुलाया जाएगा।
ज्वाइंट सेशन जब होता है तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हाउस को संचालित करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब भी यहां कोई बिल जाएगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, मतलब कि 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होना आवश्यक है, तभी बिल पास होगा। ये सिंपल मेजॉरिटी होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूपीएससी ने इसी पे 2012 में एक सवाल पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। पहला है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, दूसरा है मनी बिल और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आपको बताना है कि ज्वाइंट सिटिंग के दौरान किस बिल को पास किया जाता है। अभी हमने इसे डिस्कस किया है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट सेशन के दौरान पास नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को पास किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाता है ओनली ए। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ऐसा सवाल यूपीएससी रिपीट भी करती है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि यूपीएससी पुराने सवाल को रिपीट कर देती है, कॉन्सेप्ट को भी रिपीट कर देती है। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी आगे भी रिपीट कर सकती है। आपका अगला सवाल है, Who among the following have the right to vote in the election to both the लोक सभा एंड राज्यसभा। आपको बताना है कि इनमें से किसके पास यह पावर है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्शन में वोट कर सकता है। आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन में जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु से ज्यादा है वो वोट कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, डी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो मेंबर होंगे एज ए जनरल सिटीजन लोकसभा के इलेक्शन में भी वोट करेंगे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, यूपीएससी ऐसे घुमाती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। इसका आंसर है डी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव होता है और इसमें कहा गया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे वो चुनाव करेंगे राज्यसभा मेंबर के, और इसके लिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी फॉलो किया जाता है। मतलब यह है कि स्टेट लेजिस्लेशन में जिस पार्टी के जितने मेंबर होंगे उनके प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही वो मेंबर राज्यसभा में भेज पाएंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और जो हर स्टेट को सीट एलोकेट किया जाता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। इसको हमने पहले भी देखा था। लोकसभा में जो मेंबर्स का चुनाव होता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा होता है। जो भी भारतीय नागरिक 18 साल की आयु से ज्यादा है वो लोकसभा के इलेक्शन में वोट कर सकता है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी कभी भी किसी भी फॉर्म में इससे सवाल पूछ सकती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चंस को अगर क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।